गुड मॉर्निंग क्लास 9th। चैप्टर 2 पार्ट 1 हो चुका था, पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने देखा था कि सोसाइटी में चेंज चाह रहे थे कुछ लोग, ठीक है। तो वहाँ का जो राजा था सार निकोलस, वो बहुत डोमिनेटिंग नेचर का था, अपने तरीके से वो काम करता था जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को परेशानी होती थी। तो फ्रेंच से इंस्पायर होकर, ठीक है, यहाँ के लोग एक चेंज की डिमांड कर रहे थे। अब इसमें एक कार्ल मार्क्स थे, अभी हम उसका आगे डिस्कशन करेंगे। वो मतलब उनको बोला जाता था डायनामाइट ऑफ दैट टाइम। कारण क्या है, वो इतनी इन्फ्लुएंसिंग पर्सन थे, उनके कहने पर उनके आइडियाज़ स्प्रेड हुए, लोगों ने चेंज मांगना स्टार्ट किया कि जैसा फ्रांस में हुआ है मोनार्की ख़त्म हो गई है, वैसे ही रशिया में भी मोनार्की ख़त्म हो जाए। तो इधर पे हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं कौन कौन थे लिबरल्स। अब लिबरल्स कौन थे, ये अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास मतलब ऐसा समझ सकते हो रिच सेक्शन और मिडिल सेक्शन, ठीक है। जैसे इंडिया में अगर बात करें तो एक हुआ पुअर क्लास, एक होता है रिच क्लास और एक हो गई गवर्नमेंट, ठीक है। इधर पे क्या था, जो लिबरल्स थे वो रिच क्लास थे, ठीक है। लिबरल्स अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास। वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। ये कैसा रिलीजन चाहते थे, मतलब कैसा चेंज चाहते थे कि ऐसा कंट्री हो जो हर एक रिलीजन को एक्सेप्ट करे, ठीक है। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियंस स्टेट यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन। जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी ना, वो लोग क्या करती थी, ज़्यादातर ऐसा होता था कि वो लोग रीजनली डिस्क्रिमिनेट करती थी। जो रिलीजनली सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, दूसरे रिलीजन को कम। ऐसा होता था रशिया में, ठीक है। तो ऐसा लिबरल्स चाहते थे कि हर एक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिले। अब यहाँ पे लिखा है वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। देखो रशिया में कैसा होता था कि किसी एक और या एक से ज़्यादा रिलीजन का फेवर किया जाता था। जैसे ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, कहाँ पे ये बता रहे हैं, यूरोप में, ठीक है। ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटेन जो है वो चर्च का फेवर करता था। ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च। ये देखो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी एक रिलीजन है। अब रिलीजन होता है ना, उसमें भी अलग अलग कास्ट होती है। जैसे मुस्लिम रिलीजन है, उसमें उनके अलग अलग पंथ है। वैसे हिंदूज़ में भी अलग अलग पंथ, जैसे मिश्रा अलग होते हैं, पांडे अलग होते हैं, गुप्ता अलग, ठीक है। तो ये अलग अलग पंथ होते हैं रिलीजन के अंडर भी। तो इधर भी ब्रिटेन में किस चीज़ को फेवर करते थे, चर्च को, ओनली चर्च। ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च। लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। लिबरल्स क्या चाहते थे कि सबसे पहली बात हर एक रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस मिले। दूसरा ये जो डायनेस्टिक रूलर है, डायनेस्टिक रूलर मतलब कोई एक किंग है, फिर उसका आने वाला बच्चा किंग बनेगा, फिर उसका आने वाला बच्चा किंग बनेगा। तो ये जो मोनार्की चली आती है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसको एंड कर दिया जाए, ऐसा लिबरल्स चाहते थे। दे वॉन्टेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। मतलब जो इंडिविजुअल्स, जो जनरल पब्लिक है, उनका राइट सेफगार्ड हो, उनका अधिकार मिले, गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट ना करे किसी भी तरीके से वहाँ के लोगों को, ठीक है। तो ऐसा लिबरल्स चाहते थे। तो अगर एग्जाम में पॉइंट पूछा जाए तो लिबरल्स क्या क्या डिमांड थी उनकी, किस टाइप का चेंज चाहते थे, वो ऐसा चेंज चाहते थे कि जो इंडिविजुअल्स का राइट है उसे अगेंस्ट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट किया जाए, हर टाइप के रिलीजन जो है उसको इक्वल माना जाए, और ये जो डायनेस्टिक रूलर है ऐसी पावर न हो। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेटेड बाई वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। देखो यहाँ पर ना ये लोग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाह रहे हैं। उन्होंने कैसा बोला, हमें रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए, जैसा कि अभी जनरल होता है। सब्जेक्ट टू लॉस मतलब ऐसी गवर्नमेंट चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें रिप्रेजेंटेटिव हो, किसी एक जगह को रिप्रेजेंट करे, जैसे हमारे सतना को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ के एमपी पार्लियामेंट में, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वैसे ही हमें कोई रिप्रेजेंट करे, और एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी हो जो कि इंडिपेंडेंट हो किसी भी रूलर और ऑफिशियल से। तो ये 4 डिमांड्स थी लिबरल की। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। पर ये जो लिबरल्स थे ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। क्यों डेमोक्रेट्स नहीं थे, कारण था। They did not believe in universal adult franchise, that is the right of every citizen to vote। मतलब वो लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबको नहीं बोलते थे कि सब लोग वोट दे सकते हैं, वो इस बात पर यकीन नहीं रखते थे। वो सिर्फ कुछ ही लोगों को कहते थे कि वही वोट दे सकते हैं। वो लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे यकीन नहीं रखते थे, ठीक है। एवरीवन शुड नॉट हैव राइट टू वोट, ऐसा ये बोलते थे। उनका कहना ऐसा था। वो सबसे पहली बात, वुमेन्स वोट नहीं देंगी, यहाँ पे लिखा है। दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट दी वोट फॉर वुमेन, वुमेन्स वोट नहीं जाएंगी। फिर दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज
द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव दी वोट। उनका ऐसा कहना था सब लोग वोट नहीं दे सकते। पहली बात तो वुमेन्स को बाहर कर दिया कि वुमेन्स वोट नहीं दे सकती। इसका मतलब मेंस दे सकते हैं, हाँ मेंस दे सकते हैं, पर वो मेंस दे सकते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी हो। लिखा है मैन ऑफ प्रॉपर्टी ओनली हैव राइट टू वोट। ऐसा लिबरल्स का मानना था। फिर कौन आ गया? रेडिकल्स। अब देखो ये कौन थे? अपर मिडिल क्लास के लोग। अब ये रेडिकल्स मतलब पुअर लोग, लोअर स्ट्रेटा के लोग, रेडिकल्स। दे वॉन्टेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वॉज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रेगेटेड वुमेन्स। देखो इधर पे क्या था कि अब इन जो लिबरल्स थे ना, इससे ज़्यादा डेमोक्रेट्स रेडिकल्स थे। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये बोलते थे मेजॉरिटी बेसिस पे गवर्नमेंट बननी चाहिए, मतलब आधे से ज़्यादा। अब आधे से ज़्यादा में हम वुमेन को भी इंक्लूड करेंगे वोट देने के लिए। यहाँ पे वुमेन्स को बाहर रखा गया था, यहाँ पे बोला वुमेन्स को भी वोट देना चाहिए और मेंस को भी वोट देना चाहिए, आइदर दे हैव प्रॉपर्टी और नॉट। ठीक है। मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रेजेट मूवमेंट। वुमेन्स सफ्रेजेट मूवमेंट इट मीन्स, देखो सफ्रेजेट का मीनिंग होता है नारी मताधिकार आंदोलन। ठीक है। तो ऐसा मानते थे कि जो लेडी है उनको भी वोट देना चाहिए और जो गवर्नमेंट मेजॉरिटी के बेसिस पे बननी चाहिए। दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। इनका ऐसा मानना था जैसे कुछ लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है ना, तो इनका ऐसा मानना था कि प्रॉपर्टी सिर्फ एक हाथ में न रहे, मतलब किसी सिंगल पर्सन के हाथ में न रहे, वो प्रॉपर्टी सब में डिवाइड होनी चाहिए, ऐसा बोलते थे रेडिकल्स। ठीक है। ये प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, प्रॉपर्टी ओनर्स के अगेंस्ट थे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, फिर वो रिच क्लास क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है। तो दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक्ड कंसेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। फिर कंजर्वेटिव्स। अब ये कंजर्वेटिव्स कौन थे? मैंने आपको बताया, जैसे समझो एक रूलिंग क्लास, एक रिच पर्सन, एक पुअर पर्सन और एक गवर्नमेंट। ठीक है। तो अभी हमने पहले रिच पर्सन्स का पढ़ लिया, अब ये पुअर पर्सन्स का पढ़ लिया कि वो लोग जो चाहते थे कि प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। और ये अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट का, मतलब राजा का, जो रूलिंग क्लास थी। कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अब देखो कंजर्वेटिव्स जो हैं वो रेडिकल्स के भी अपोज में है, लिबरल्स के भी, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए। ठीक है। पर अब अगर राजा ऐसा करेगा तो उसकी तो कुर्सी छिन जाएगी। After the French Revolution, however, even conservatives had opened their minds to need for change। देखो जब जैसे ही पहले कंजर्वेटिव्स अपोज्ड थे चेंज के कि ऐसा चेंज ना हो कि जिसमें भाई उनकी गद्दी हटे, पर आफ्टर ऑल क्या हुआ, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया ना, तो राजा कंजर्वेटिव्स को पता पड़ा कि अब क्या है, लोगों को यहाँ के पता पड़ गया है कि वहाँ पर रेवोल्यूशन आया है, वहाँ पर उन्हें उनका हक मिला है, तो ये लोग चेंज लेकर रहेंगे। मतलब ये चेंज मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें पता पड़ गया है, तो अब उनको चेंज लाना पड़ेगा। By the 19th century, they accepted that some earlier in the 18th century conservatives had been generally opposed to the idea of change। देखो पहले 18th century के स्टार्टिंग में ये लोग कंजर्वेटिव लोग जो हैं वो चेंज नहीं मान रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब प्रजा को दबा कर बैठे थे। ठीक है। पर क्या हुआ, अर्लियर इन द 18th century स्टार्टिंग में, अब क्या हुआ, बाय द 19th century जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, बाय द 19th century दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वॉज इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब ये तो चेंज देखो आके रहेंगे, राजाओं का समझ में आ गया कि चेंज तो आके रहेगा और जो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये तो एंड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ की पब्लिक को पता पड़ गया, रोका नहीं जा सकता। तो उसने सोचा कि अब चेंज तो रोका नहीं जा सकता। चेंजेस वॉज इनएविटेबल मतलब इससे पीछे नहीं हटा जा सकता, इनएविटेबल मतलब रोका नहीं जा सकता। बट बिलीव्ड दैट देयर पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। पर उनका ऐसा कहना था कि जो चेंज आ रहा है ये स्लोली आए, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि आज ही हमको कुर्सी से उठा के फेंक दिया तुमने, ठीक है, अलग कर दिया और आज ही इलेक्शन करा दिया। मतलब 2 साल और मैं करना चाहता हूँ रूल, तो 2 साल रूल करने के बाद फिर आप मुझे हटा देना और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना लेना। तो राजा ऐसा बोलते थे कि जो आप ये जो चेंज है ये ग्रेजुअल वे में आए, स्लोली आए, और इनका जो पास्ट है उसकी रिस्पेक्ट हो। मतलब आज राजा है, कल वो हट जाएगा, तो फिर हम उससे उल्टा सीधा बात करें या उसको इज्जत न दे, वैसा ट्रीट न करें। तो ऐसा राजा चाहते थे, ऐसा ना हो, चेंज स्लोली आए और हमारे जो पास्ट है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। Such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution। अब देखो लोगों के अलग अलग डिमांड थी, लोग अलग अलग तरीके से चेंज चाहते थे, इसकी वजह से टर्मोइल, पॉलिटिकल टर्मोइल मतलब अशांति सी फैल गई थी।
The various attempts at revolution in national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. अब देखो various attempts at revolution, बहुत सारी कोशिशें की गई कि किस टाइप का हम चेंज लाए, कैसा सब कुछ होना चाहिए, तो पूरी एक अशांति सी फैल गई थी, लोगों के अलग अलग कहना था। तो ऐसे चल के आगे हम देखेंगे कि क्या क्या लिमिट्स पुट की गई, क्या किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन बना, राजा ने अपनी गद्दी छोड़ी कि नहीं छोड़ी, ये हम आगे देखेंगे। पार्ट 2 इज़ ओवर। थैंक यू।